ऑडियंस, मैं हूं आपकी होस्ट मैरियन सैमसन और मैं अपनी बहुत ही टैलेंटेड टीम के हमरा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हम आपके लिए एक बहुत ही पावर पैक परफॉर्मेंस लेकर आए हैं आपके फेवरेट शो पूरे दिल से में। तो जी, आज इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, मैं अपनी टीम से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं ब्रिटनी। ब्रिटनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे मैरियन? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। और मेरे साथ मेरे और दो टैलेंटेड होस्ट हैं, मारिया और एरिक। मारिया और एरिक, आप दोनों कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दैट्स ग्रेट। तो जी ऑडियंस, जिस तरह के आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम सोशल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, हम उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो हमारी यूथ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हैं। और आज हम एक ऐसा ही टॉपिक आप लोगों की खिदमत में लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि वाई एडिक्शन इज़ कॉमन इन यंगर जनरेशन। तो बात हो रही है एडिक्शन पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडिक्शन है क्या। अकॉर्डिंग टू खासा कोलंबियाज 2012 मैगजीन एडिक्शन मेडिसिन, वो लोग स्टेट करते हैं कि एडिक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज ऑफ ब्रेन एंड बॉडी दैट इन्वॉल्व्स सीरियस यूज एंड कंपल्सिव यूज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से डिस्पाइट यू हैव सोशल एंड हेल्थ एंड मेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, यू कंटिन्यू टू यूज दैट थिंग। आज हम इन्हीं एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि हमारी यूथ में ये चीज़ें इतना प्रिपेल क्यों करती हैं। तो चलते हैं मारिया की तरफ और जानते हैं उनके व्यूज़। जी मारिया, आप क्या कहना चाहेंगी? मैरियन, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करूंगी कि हम हर हफ्ते डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं और अपनी यूथ के साथ शेयर करते हैं और उनको अवेयर करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ख़ास है, जो कि हमारी यूथ में बहुत आम हो चुका है और उनको इस चीज़ से एजुकेट नहीं किया गया है। ठीक है, जो ये समझते हैं कि उनको एजुकेट नहीं किया गया है। तो आज के इस पूरी एपिसोड से हम उस यूथ को टारगेट कर सकते हैं जो खुदा न खास्ता उन बुरी रविशों में या किसी अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं या बुरी आदतें जो हैं वो उनमें इंडल्ज हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज के इस पूरी एपिसोड से वो ये सीखेंगे कि इसका एस्केप रूट नहीं है। राइट, तो क्योंकि एवरी फॉर्म ऑफ एडिक्शन इज़ बैड। हर किस्म की एडिक्शन जो है वो बुरी है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो जाए या फिर कोई और। बिल्कुल सही बात की। इन द एंड मैं बस ये कहूँगी कि एडिक्शन महज एक नशा ही नहीं है, बल्कि ये वो बुरी आदतें भी हैं जो हम अपना लेते हैं। बिल्कुल सही बात की मारिया आपने। तो बात हम करें एडिक्शन की मारिया, तो आपने कहा कि तन्हाई का शिकार होकर काफ़ी लोग इसको ऑप्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी कुछ लोग जो कर भी लेते हैं इसको ऑप्ट, और वो ड्रग एडिक्शन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें यूजुअली हमने ये रुझान देखा है कि सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, अपनी टीम को भी समझती हूँ, आप लोगों को, कि हमने एक ऐसे इदारे का पता लगाया जो कि ऐसे लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उनको अपनी उस लाइफ के ट्रॉमा में से इमर्ज करने की कोशिश करता है। और बिल्कुल कोशिश ही नहीं बल्कि कामयाब कोशिशें होती हैं। तो हमने विज़िट किया इस इदारे को, इब्तिदा रिहैबिलिटेशन सेंटर, और हमें ये मालूम हुआ कि वहाँ पे ऐसे अफराद की मदद और इलाज जो है मेडिसिन फ्री किया जाता है, मेडिसिन के बगैर किया जाता है। सिर्फ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कराया जाता है जहाँ पे उनकी वाकई में रिहैबिलिटेशन, इसी को तो कहते हैं कि मेंटल रिहैबिलिटेशन उनकी होती है, वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं। तो लेके चलते हैं आपको वहाँ पर। और अपनी ऑडियंस के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अगर ऐसे लोग हैं जो कि इस माशरे का बिगाड़ का बायस बनते हैं, तो हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस माशरे की इस्लाह का बायस बनते हैं। तो मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से। सो हियर वी गो। कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत ख़ास तोहफ़ा है और इसकी कदर करना बेहद ज़रूरी है। और आपको याद है, अक्सर हम कहते हैं कि सबसे पहले ज़िंदगी है, फिर कुछ और है। जी जनाब, बहुत ख़ास टॉपिक चल रहा है आज पूरे दिल से के शो में, और हमने ज़रूरी समझा, अभी बात की मैरियन ने ड्रग एडिक्शन की, तो मैं समझता हूँ कि अक्सर औकात जो भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें तो एक वक्त आता है कि वो हमारे नुकसान का बाइस ठहरती है। तो ड्रग एडिक्शन की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अक्सर औकात जब हम पस्त हो जाते हैं, जब हम मायूस होते हैं, तब हम ऐसे गलत कदम उठाते हैं, ऐसे गलत राहों की तरफ अपने आप को मोड़ लेते हैं जो आगे जाकर हमारे लिए नहायत नुकसान का बाइस ठहरती है। पूरे दिल से ने ज़रूरी समझा कि क्योंकि पूरे दिल से
पूरे दिल से आपसे मोहब्बत करता है, अपनी यूथ को सपोर्ट करता है, क्योंकि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को अपने शो में रखें जो हम सब के लिए सीखने का बायस ठहरे। जनाब, ड्रग एडिक्शन की अगर हम बात करें तो अक्सर औक़ात हमें नज़र आता है कि किसी भी हमारे जो नौजवान होते हैं जिनको इस बारे में अभी पता नहीं है, तो वो अपने गमों को भुलाने के लिए किसी भी किस्म के नशा में लग जाते हैं, और एक वक्त आता है वो इतने इस नशे के आदी हो जाते हैं कि उस नशे से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। आज हम आए हैं, जैसा कि मैरियन ने बताया, इब्तिदा सेंटर। तो आज हम ज़रूर सीखेंगे, पूछेंगे कि जब हम इतने किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, स्पेशली ड्रग एडिक्शन की हम बात करेंगे, कि जब हम इतने किसी नशा में चले जाते हैं तो कैसे हम उस नशे से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम उस आदत से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम जब गिरे होते हैं तो फिर से उठ सकते हैं, कैसे हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी राह पर लेकर जा सकते हैं। बहुत सी बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मैरियन अंदर हमारे साथ हैं, तो सीधा चलते हैं मैरियन के पास और फिर मज़ीद इस टॉपिक के बारे में सीखते हैं। हेलो ऑडियंस, हम पहुंच चुके हैं इब्तिदा रिहैबिलिटेशन सेंटर के प्रीमाइसेस में। तो हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़, इब्तिदा सेंटर के डायरेक्टर्स पास्टर जूलियन जस्टिन और उनकी वाइफ अनीला जस्टिन। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, हम थैंक यू वेरी मच आपके आने का, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए हैं और इस बारे में बातचीत करने के लिए। सर, मशकूर तो हम आपके हैं कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे हमें बात करने का मौका दिया कि हम अवेयरनेस यूथ तक पहुंचा सकें। तो सर और मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी विजन क्या थी इस इदारे में काम करने की, एंड हाउ यू एंडेड अप बीइंग हियर? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि मिशन वर्क में आपका जो हिस्सा है वो यहाँ पर है? ठीक है, इब्तिदा दरअसल 1985 में शुरू हुआ था। उस वक्त मैं यूथ में काम करता था चर्च में। तो चर्च के बहुत से प्रोग्राम्स हम करते थे, उसमें हम देखते थे कि लोग सिगरेट तो पीते हैं, लेकिन 85 में हेरोइन आ चुकी थी। 80s के शुरू में हेरोइन आई। 85 में इब्तिदा का प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो चर्च में मैं अपना यूथ फॉर क्राइस्ट में काम करता था और चर्च की यूथ में काम करता था। तो हमारा ऐसे अदारों के साथ जो है वो इस्लाम दुआ बहुत होती थी, और ये अदारा शुरू हुआ यूथ 85 में इब्तिदा के नाम से। तो इसमें नशा करने वाले लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई, और हम मेरे जो भाई थे वो भी नशा करते थे, बड़े भाई। तो उनको भी देखते थे और नशा करने वालों को भी देखते थे। तो मेरा शौक़ बढ़ा कि मैं सीखूं कि लोग नशा करने वाले किस तरह से यहाँ से निकाला जा सकता है, किस तरह से निकाला जा सकता है। और एक सोच भी थी कि इनको नशे से आज़ाद की जाए, क्योंकि वो मेरा भाई भी नशा करता था। तो मैं इस बात में कोशिश ही कर रहा था, लेकिन चूँकि वो बड़े भाई हैं इसलिए मैं ज़्यादा उनके साथ कोशिश में नाकाम ही रहूं, लेकिन बहरहाल घर वाले कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे कंसर्न इदारों में कंसर्न एजुकेशन के साथ लोग होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो आप लोग यहाँ पे इसीलिए सर्व कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। तो मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब कोई बच्चा नशा करता है या कोई यंग पर्सन है, हमारी तरह का कोई टीनेजर है, वो नशा करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको वहाँ तक लेकर जाते हैं, और फैमिली कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि हमारा बच्चा जो है वो इस लत में जो है लग चुका है? कि घरेलू वजूहत में माँ बाप के रवैये, ख़ासतौर से बाप का गुस्सा और माँ का डांट, ये तो आम फैमिलीज़ में ये होती है। और मोहब्बत में नाकामी ज़ाती वजूहत में आ जाती है, पढ़ाई में नाकामी वो भी उनकी ज़ाती वजूहत में आ जाती है। इसके अलावा पीयर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं कि दोस्तों यारों के साथ मिलकर उसने नशा शुरू किया या करना शुरू किया, या उनकी गैदरिंग में या उनके साथ मिलकर किया, वो एक अलग इशू है। उसमें अगर उसके हिसाब से देखें तो हमारी यूथ जो है वो तकरीबन 60% ऐसी यूथ है जो सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से ड्रग्स में इन्वॉल्व है।
और इसके अलावा अगर देखा जाए तो घरेलू वजूहात, उसकी अपनी ज़ाती वजूहात, मुआशरे में और दीगर दुख जो हैं वो उसके लिए वजह बन सकते हैं। तो बेशुमार वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है वो नशे में जा सकता है। गुज़श्ता सालों में देखा ये गया कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, यानी कि 16 साल से ऊपर की उम्र के लोग ही नहीं, बल्कि 5 साल से ऊपर यानी कि 12 साल, 13 साल, 8 साल, 9 साल, ये सारी एज के बच्चे हमने देखे जो नशा कर रहे थे। तो उससे हमें ये सोच आई कि इसका मतलब ये है कि महफूज कोई भी नहीं है। जो अभी हम लोगों ने मतलब जिन लोगों पर तजर्बा किया या देखा हमने, या जिन लोगों को हमने अभी स्टडी किया, उनमें मोस्टली ये थे कि माँ बाप काम करने वाले हैं या माँ बाप सेपरेटेड हैं, ठीक है, अलहदा हो गए। तो उन केसेस को में हमने स्टडी किया कि वो बच्चे जल्दी स्मोकिंग की तरफ और फिर उसके बाद आगे हैश की तरफ किसी और चीज़ों की नशे की तरफ आते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया कि हम आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। अब खुदा न खास्ता किसी फैमिली में ऐसा हो गया कि बच्चा इंडल्ज हो चुका है नशे में, तो फिर मैम यहाँ पर अगर उसको लाया जाता है, तो हमने सुना है और जिस तरह से हमें शवाहिद ने बताया और आपके यहाँ पे हमने बातचीत की है कि यहाँ पे मेडिसिन फ्री इलाज किया जाता है। तो आप लोग किस तरह से करते हैं और किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखें, ये एक वाहिद प्रोग्राम है, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो मेडिसिन के बगैर जी बिल्कुल लोगों को जो है वो नशे से आज़ाद करता है। देखें, बहुत सी चीज़ें हैं, अगर हम मजाकतन उसको लें कि मतलब सिर दर्द की तो गोली मिलती है, लेकिन मोहब्बत में नाकामी की गोली नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसको काउंसलिंग की जाए और उसको समझाया जाए कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इस वजह से किसी चीज़ में जा रहे हैं या आप नशे में चले गए हैं तो उससे निकल नहीं सकते। तो इसी तरह नशा जो है वो जब लोग कर लेते हैं तो एक ख्याल, एक सोच आ गई हुई है इनके घर के जहन में कि हम मेडिसिन के बगैर नहीं छोड़ सकते। तो ये अदारा शुरू से ही 4 बातों पर तवज्जो देता है और वही ट्रीटमेंट है। 4 बातें ये हैं कि तौबा, परहेज़, खिदमत और रिफाकत। तो अगर कोई वजह है हमारे जहन में, क्योंकि ये एडिक्शन जो है ये जहन से ही काम शुरू कर देती है कि जहन बनता है और वो मूड को चेंज कर देती है, मतलब नशा जो है मूड को चेंज कर देता है। तो जब वो नशा मूड को चेंज कर देता है तो इस मूड को बेहतर बनाने के लिए भी कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो जिस तरह से सर और मैम ने भी बात की है कि इदारे की इतनी मैग्नानिमस खिदमात हैं और यहाँ से बहुत सारे लोग रिकवर होकर भी गए हैं, मेरे होस्ट अगस्टिन आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही रिकवर से। सो हियर वी गो। दोस्तों, वही बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे अब जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक स्लोगन पढ़ने को मिला कि समटाइम ज़िंदगी में हमारा उठाया हुआ पहला कदम हमारा आखिरी कदम भी बन सकता है। तो जैसा कि मैरियन के इंटरव्यू से आप सीख रहे हैं कि कैसे कैसे इस ड्रग एडिक्शन से हम रिहाई पा सकते हैं। और इब्तिदा सेंटर की सबसे ख़ास जो बात मुझे लगी, वैसे तो सारी बातें अब तक ख़ास हैं क्योंकि ये सेंटर ही एक नई ज़िंदगी दे रहा है किसी को, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है और हमने ज़रूरी समझा कि जो लोग इस ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं हम ज़रा उनसे भी आपकी बातें करवाएं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत डेविड है। अच्छा, और शौकत भाई कब से आप, मैं समझता हूँ, ज़िंदगी में चलते चलते नशे की लत में लग के गिर गए? असल में मैंने 13 साल ड्रग्स का यूज़ किया है। अच्छा। और मुख्तलिफ किया है, और जो मेरा रोज़मर्रा का होता था जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता था वो हेरोइन है। अच्छा। हाँ, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता था, या चरस उसके साथ ऐड करके, तो ये दोनों चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा करता था। तो शौकत भाई, यहाँ पे आपको कैसे लगा, मतलब कैसे आपको हिम्मत मिली कि आप इन सारी चीज़ों को छोड़ सकें? हिम्मत बस जब खुदा देता है तो फिर हिम्मत आती है। बस हिम्मत ये आई कि जब अपने सारी वो खो दिया था, इतना कुछ इज्जत और सारा। तो डेली रूटीन में आप ड्रग्स लेते थे? डेली बिला नागा जैसे खाना खाते हैं? खाने से भी ज़्यादा। अच्छा। हाँ, बस एनी टाइम, बस समझो 4-5 सिगरेट के बाद फिर मुझे चाहिए होता था। अच्छा। कर लेता था कहीं ना कहीं से अच्छी, यानी बस इसकी मिकदारें असल में बढ़ती हैं। नशा ऐसी चीज़ है कि कभी कम नहीं होता, करोगे हमेशा बढ़ता करता है, वो बढ़ते ही जाता है। तो बस यही हो गया था कि अब
इतनी लिमिट हो गई थी कि बस पूरा भी नहीं होता था, और कुछ सपना वो जो दिया था उसकी एक बार फिर से याद आई कि कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है या बंदे ने एक नशा भी कर लिया या कोई भी गलती कर ली है तो उसमें से निकलना भी चाहिए। एक जगह पे पड़े नहीं रहना चाहिए, एक जगह पे पड़े नहीं रहना चाहिए। वही बात है जनाब के हम हमेशा कहते हैं कि मौत ज़िंदगी का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। एक और भाई से मिलते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम बड़े भाई पैट्रिक है और रिहाइश मेडिक रोड शारा फैसल की है। माजी में मैंने भी 8 साल नशे की कैद में अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि हेरोइन और शीशे की मिकदार उसमें ज़्यादा थी। अच्छा। और मैं खुदा का तारीफ़ करता हूँ और अपने घर वालों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वसीला से आज मैं आपके सामने जिंदाओं की ज़मीन पे जिंदा बेकार बैठा हूँ। क्या बात है जनाब, वही बात है, आपके सामने मिसालें बैठी हुई हैं और जिनके लिए ये चीज़ करना मुश्किल है, तो 2 बड़ी मिसालें आपके सामने बैठी हुई हैं। सबसे पहले ज़िंदगी, फिर कुछ हो। अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करें और पूरे दिल से ज़िंदगी को एंजॉय करें। वापस चलते हैं मैरियन की तरफ। अभी मैम जिस तरह से मेरे टीम मेंबर ऑगस्टिन ने बात की है आपके रिकवर से, और बहुत ही हमें एक मतलब अच्छा मैसेज मिला है कि यहाँ से बहुत सारे लोग रिकवर होके जाते हैं। तो आप इतना बड़ा टास्क कर रहे हैं और इट्स रियली वन बिग जॉब, क्योंकि आपकी इतनी वास्ट खिदमत है फंड्स के एतबार से और दीगर चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? आप दोनों से मेरा ये सवाल है। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है तो एक मेन जो चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं आजकल अपने इसमें कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ही नहीं है बल्कि ये तमाम कम्युनिटीज़ के लिए। चर्च प्लेटफॉर्म से तो यूजुअली लोगों को लगता होगा, तो चर्च प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से हमें बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये है सब कम्युनिटीज़ के लिए। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि सब कम्युनिटीज़ उस तरह से हमें रिकग्नाइज़ नहीं करती या हमारी खिदमत को उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिल रही। मसला क्या है? मसला सिर्फ इदारा चलाना ही मसला नहीं है, चैलेंजेस बहुत से। मसला ये है कि इसको बाकायदा रन कराना ज़्यादा इशू है या ज़्यादा बड़ी हमारे लिए चैलेंज है कि ये मुसलसल और मतलब लॉन्ग टाइम ये चलता रहे, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये रेजिडेंशियल है और रेजिडेंशियल होने की वजह से इसकी नीड्स भी ज़्यादा हैं। तो हमें ये चैलेंज भी फेस करना पड़ता है कि इसके फाइनेंसेस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो हमें लोकली भी जो है वो फंड्स जनरेट करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो हम लोकली फंड्स जनरेट कर रहे होते हैं, साथ साथ हम रेजिडेंट्स उसको भी देख रहे होते हैं। तो इसीलिए मेंबर्स के लिए बाकायदा उनकी फैमिलीज़ को कहा जाता है कि जी फ़ी भी इसकी है, ये मतलब चार्ज प्रोग्राम है पूरा, मतलब आपसे हम चार्ज करेंगे इतना। तो उस लिहाज से फिर देखा जाए तो फाइनेंसिस किसी हद तक कवर हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये थ्रेट ही रहता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या प्लान करें। मैम चार्ज आप किस हद तक करते हैं कि एवरेज शख्स उसको अफोर्ड कर सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकता है, बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आप दोनों की खिदमत करता देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए रिगार्ड्स हैं और प्रेयर्स हैं। और सर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे आप लोगों को देखकर पता चल रहा है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक खातून का हाथ होता है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज प्रिविलेज्ड हैविंग यू हियर। सो ऑडियंस, आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस, मेरा ये मानना है कि हम सब में से बहुतों की हेल्प हुई होगी। सो विद दिस गुड थॉट लेट्स हेड बैक टू द स्टूडियोज। वेलकम बैक ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच ऑगस्टिन एंड मैरियन। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और जो उनका स्लोगन था तौबा, परहेज़, रफ़ाकत और खिदमत, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, कलाम को सामने रखते हुए किस तरह उनको तब्दील करते हैं, उस बुरी हालत में से निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने पहले भी बताई कि वो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते, विच इज़ समथिंग आउटस्टैंडिंग कि जब इंसान मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसका भी एडिक्टेड हो जाता है। एग्जैक्टली। और सबसे खूबसूरत बात है कि वो किस खूबसूरत तरीके से उनको वही एक ज़िंदगी में रखते हुए, यानी वो अपने कामों को खुद करते हैं। फिर मॉर्निंग रूटीन्स उनकी बड़ी खूबसूरत, जैसे कि उन्होंने पहले बताया, उनका डेली डिवोशन होता है, उनका वो रफ़ाकत की जो वसीले से कि बेसिकली उनकी तब्दीली का बाइस बनता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें ज़िंदगी की तो हमें ये पता होना चाहिए, सैडली इनफ यूनाइटेड नेशंस का लास्ट ईयर का जो स्टैट्स था, ड्रग ओवरडोज की वजह से हर साल 1,90,900 डेथ्स होती हैं। एंड सैडली इनफ एशिया जो है इसमें 35% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है इन डेथ्स में। तो हमें बिल्कुल इस पर जो है लड़ने की ज़रूरत है और हमें अपनी यंगर जनरेशन को अवेयर करने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट दी डेड एंड। जिस तरह मारिया आपने कहा कि ये कोई एस्केप रूट नहीं है, बल्कि ये मज़ीद आपको फंसाएगा। तो हम बात कर रहे हैं ऑडियंस ड्रग एडिक्शन पे, नॉट ओनली ड्रग एडिक्शन, हम बात जनरली एडिक्शन पे कर रहे हैं कि हमारी यंगर जनरेशन में इसका रुझान क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम सब ने आपको अपने व्यू से तो आगाह किया है,
हमारी इंटरनेशनल यूथ भी आपका इंतज़ार कर रही है कि वो आपको अपने व्यूज़ से आगाह कर सके। तो चलते हैं यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ। थैंक यू टीम। यूथ अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट में खुश आमदीद। मैं tabitha आपकी होस्ट, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है Why addiction is common in the younger generation। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में लीसा मौजूद है। Welcome to the show, Lisa. Thank you. It's lovely to have you here. Please tell us a bit about yourself. My name is Lisa. I'm from Germany. I'm 22 years old, and for 2 years already I'm living in London, working with Youth with a Mission in London. So what are your views on this topic today? Have you got anything to share with us? Yes. This topic is actually a topic I'm really passionate about, because I feel like there's so much misconception about addiction in our society. And the thing that jumps straight to our minds or heads when we hear the word addiction is about alcoholism, or people that are addicted to drugs, or people that are addicted to pornography, and like these big things, you know. And I do believe that there are these advanced levels of addictions that exist, and yes, there are people that are struggling with alcohol, but it's not only that. Addiction can be so much more subtle and so much more sneaky in our lives, and I think we all are on the scale of addiction in some way. If you look at what addiction actually means, it means to run something and to feed yourself with something, to depend on something in order to fill your emptiness. Maybe it's work. Some people are addicted to work. Maybe it's sports. Maybe it's food. Some people love sweets, or maybe it's sleeping. Like there's people that sleep for so long to cover up and to comfort themselves and make themselves feel better. लीसा ने हमें बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि एडिक्शन का सिर्फ यही नहीं मतलब है कि हम काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ एडिक्टेड हों, जैसे कि शराब पीना या सिगरेट पीना या ड्रग्स, ऐसी चीज़ें। पर ज़िंदगी में आम तौर पे हम शायद किसी चीज़ को छुपाने के लिए या उसे कवर अप करने के लिए अपने अंदर एक जो खालीपन होता है जो महसूस करते हैं हम, उसको हम कवर अप करने के लिए शायद और चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पर लीसा ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमें उन चीज़ों को पर नहीं फोकस करना चाहिए, बल्कि कलाम की तरफ, पाकलाम की तरफ हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। So Lisa, can you guide us towards some scriptures that can help us to overcome these addictions? For sure. I think there's so many scriptures in the Psalms where David just pours out his heart to God, and he tells God, God, only you can satisfy, only you are the one my soul longs for, only you are my delight, only you are my freedom, only you set me free, only you heal me. And I think that really shifts our focus on God and shows us that David, as a man of God, he knew that only God could help him, only God could bring these things and bring and pour these truths that he needed into him. But also a scripture that I love a lot is in John 10:10, where Jesus speaks and he says that he came to give us life and life in abundance. And I think that shows us that he came to give us life, and all the life that we can have, all this life in abundance, it's found in him. Like all the substitutions that we run to, like the things I mentioned, like work or food, they are just cheap replacements for the life that he wants to give us. And we're actually allowing us to settle for those things instead of pursuing God and pursuing Jesus and running after him and running after the things that he wants to give us. Absolutely. And it just gets rid of that emptiness within us that we're trying to constantly fill up. And he does give us that true peace, that peace which passes all understanding. It's so wonderfully put, and thank you so much for sharing that with us. It's been lovely having you here, and it's lovely hearing all these wonderful experiences and advice that you were able to give to us.
नाज़रीन, हमने आज बहुत सारी बातें सुनी लीसा से, जिसने हमें ये समझाया है कि खुदा के पाक कलाम में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हम गौर कर सकते हैं, जो कि हमें बताती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद हमारी इस खालीपन को हटा सकता है, वो ही हमें सेटिस्फाई कर सकता है, वो ही हमें अपना पीस दे सकता है, वो ही हमें हीलिंग दे सकता है। हर एक चीज़ है जो खुदावंद से आती है वो अच्छी होती है, और वो ही हमारा सारा खालीपन दूर कर देता है और हमें ट्रू सेटिस्फैक्शन उन चीज़ों से मिलती है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आई एम बैक टू द स्टूडियो। Welcome back, audience, and here we today have learned a lot by the international team as well, क्योंकि शायद देखा जाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं वही बात बोली है जो हम भी यहाँ पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं जिस बारे में। एंड जैसे ही मारिया ने भी कहा कि इंसान जब तन्हा होता है तभी वो कोई ऐसा कोई एक्शन कर दिखाता है, कोई रेकलेस ऐसा स्टेप उठाता है जो शायद उसी के लिए नुकसानदेह हो। बिल्कुल। यहीं पे मैं एक और बात बोलूँगी कि जब इंसान की इनर सोल, जो हमारी मेन सोल है, जो शायद नज़र भी नहीं आती किसी को, जब वो हर्ट होता है तब हम इन सारे एक्शंस पे प्रिवेल करते हैं। वी गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स, वी गो फॉर मैनी अदर डिफरेंट थिंग्स आउट, एंड कहीं ना कहीं हम अपने आप को मिस कर जाते हैं। शायद हम सोसाइटी में अपनी वो रिस्पेक्ट खो देते हैं। डेफिनेटली। हम अपनी फैमिली के लिए वो टाइम नहीं दे पाते। फिर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो हमारा जिस्म है, जो हमारा बदन है, वो खुदा का मकदस है, रूह कुद्दस का मकदस। सो व्हाई शुड वी पोल्यूट दैट प्लेस? डेफिनेटली। वो पोल्यूट क्यों होनी चाहिए? वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। पर जब वो आएगा, व्हेन ही विल स्टे इनटू इट, तो बहुत उसे भी पता चलना चाहिए कि उसके बेटे ने या बेटी ने उसके लिए वो जगह आज तक अभी तक संभाल के रखी है, अनपोल्यूटेड रखी है। और इसी के साथ ब्रिटनी, आज हमारा टॉपिक ही एक सवाल है कि व्हाई एडिक्शन इज कॉमन इन यंग जनरेशन। तो उसका जवाब कुछ यूँ हमें मिलता है कि जो यूथ होती है, हम अपनी ज़िंदगी का अगर अंदाज़ा लगाएं तो हम वही काम करना पसंद करते हैं जिससे हमें फ़ायदा पहुंचता है या हमें मज़ा आ रहा है। तो क्यों इसीलिए एडिक्टेड यूथ हो गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में अपने आप को रिलैक्स फील कर रही है, और फिर वो वही काम करते करते एक बुरी तरीके से उसमें जकड़ी जाती है। रिबेलियन भी है कि हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है जब हम किसी को रिबेल करते हैं। यूथ का एक मसला ये होता है, जिस तरह कहते हैं ना, फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट, तो हम वो काम जरूर करना है जिससे मना किया जाए। वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ एडिक्शन। एक हम कहते हैं कि बैड एडिक्शन और एक गुड एडिक्शन। बैड एडिक्शन तो है ही बैड, और गुड एडिक्शन में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मेरा काम है सिर्फ प्रीचिंग करना, और मैं प्रीचिंग करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहा। मैं सरबराह हूँ घर में, एक मर्द बड़ा जो सरबराह होता है, तो उसने हर एक काम को देखना होता है, और मैं अपनी फैमिली की तरफ नज़र नहीं कर रहा, मेरे बहन भाई या मेरे माँ बाप हैं उनको नज़र नहीं कर रहा, और मैं सिर्फ वही काम करता जा रहा हूँ। तो मैं अपनी सोच में तो सोच रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या मेरी फैमिली पर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है? बेशक वो एक बहुत अच्छा काम है, एक बहुत बड़ा दर्जा है उस काम का, लेकिन क्या मैं बाकी अपने जो मेरे लोग हैं उन पर मैं नज़र कर रहा हूँ? नहीं, बल्कि मैं मुश्किलात पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद से तो वो काम नहीं करेंगे जो मेरे ज़िम्मे है। अगर जैसे कि नोहा 3 बाब में लिखा हुआ है कि आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के याम में फरमाबरदारी करें, तो अगर हम खुदा के फरमाबरदार हो जाए तो इससे बड़ी एडिक्शन और अच्छी एडिक्शन क्या हो सकती है? डेफिनेटली, बहुत अच्छी आपने बात की। जब हमारे खुदा के साथ मामला दुरुस्त हो जाते हैं, हमारी बाकी ज़िंदगी खुद ब खुद दुरुस्त हो जाती है। बिल्कुल मैरियन, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा आदत जो है वो हमें कभी ना कभी एक बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, और ज़िंदगी बहुत ही अनमोल और बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। ठीक है, तो हमें एक मजबूत होते हुए इन सारी परेशानियों को कम करने के लिए ना कि कोई शॉर्टकट अपनाना चाहिए, क्योंकि एक इतनी खूबसूरत तोहफ़ा, जो इतना प्यारा खूबसूरत तोहफ़ा जो खुदा ने हमें दिया हुआ है। एज ऑगस्टिन यहाँ पे नहीं है तो मैं उनकी एक बात यहाँ पे करती जाऊँ कि वो अक्सर कहते हैं कि सबसे पहले ज़िंदगी। तो मैं अपनी ऑडियंस को बस ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है और इसकी कदर करें। बिल्कुल मारिया, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम अपनी ECG को देखें, जो कि मॉनिटर हमारा मतलब लाइफ की एक सिंबल है, तो उसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। व्हेन इट गेट्स स्ट्रेट यू आर डेड। तो डेफिनेटली ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। सो ऑडियंस, इट वाज ऑल फॉर टुडे। हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। हमारे तमाम सोशल अकाउंट्स के लिंक्स जो हैं आपकी स्क्रीन्स पर आ रहे होंगे, हमें ज़रूर आगाह कीजिए। आपके सजेशंस के लिए हम बिल्कुल वेलकमिंग हैं। टिल वी मीट यू द नेक्स्ट टाइम इन योर फेवरेट शो, व्हिच इज़ बुरे दिल से।